चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट डे हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। उसमें पहले रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, पहले कोई भी एक सिचुएशन लेकर के चल लेते हैं। इसको मान लेते हैं ऑप्टिकली रेयर, इसको मान लेते हैं ऑप्टिकली डेंसर अभी के लिए। तो मैं एक केस को लेकर के कोई बता देता हूं। तो लेट अस टेक फॉर एग्जांपल ऑप्टिकली रेयर मीडियम, इसको ले लेते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम अभी के लिए। प्लेन वेव का मतलब होता है कि जितने भी रे लेंगे पैरेलल टू। अब ये बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया हो गया। हम लोग पहले ले लेते हैं कुछ इनकमिंग रे। तो एक इनकमिंग रे ये ले लिया, इसको नाम दे दिया I1। दूसरा इनकमिंग रे मान लो इसी के पैरेलल ये ले लिया, ये हो गया I2। तीसरा इनकमिंग रे ले लेते हैं हम लोग ये वाला, ये हो गया I3। ठीक है, पैरेलल रेज है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर तीनों के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमारा प्लेन बनेगा, जिसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट। तो सबसे पहले बाउंड्री को स्ट्राइक करेगा ये, उसके बाद स्ट्राइक कर रहा है ये वाला, उसके बाद स्ट्राइक कर रहा है ये वाला। तो पहले तो डिसाइड कर लेंगे कि हम जो वेव फ्रंट बनाने जाएंगे किस टाइम पे। तो बेटर है कि मैं लास्ट वाले को लेकर के चलूंगा। सबसे पहले जो हम यहाँ पे जाएंगे तो वेव फ्रंट का मतलब बताया था जिस टाइम तक पर जो है सब वेव एक साथ पहुंचे। जैसे मान लो कि अगर हम लोग लेते हैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर तीनों के ऊपर, तो ये कहलाएगा मेरा। तो हम लोगों ने ये लाइन बना लिया, दिस लाइन विल बी कॉल्ड वेव फ्रंट। मान लेते हैं किसी समय टी पर जो है ये पहुंचा था, तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्योंकि इंसिडेंट वेव यहाँ पे सेम टाइम पे पहुंचेगा पैरेलल अगर लेके चलेंगे। ये पॉइंट क्लियर सबको? अरे रद्दी पैरेलल वेव है तो यहां तक तो पहुंचा सब सेम टाइम पे, और ये तीनों के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर लेकर चलेंगे मतलब इस जगह पर वेव पहुंचेगा सेम टाइम पर। इस पॉइंट को अगर हम लोग नाम दे देते हैं ए का, तो लेट अस टेक दिस एज ए। इस पॉइंट को नाम दे दिया बी का, तो ये हो गया बी। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग सी का, तो ये हो गया सी। और ये हम लोगों ने ले लिया इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट किस समय पर, तो एक टाइम ले लेते हैं एट टी इक्वल्स टू कैपिटल टी पे। ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम लोग बनाते हैं नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये कहलाएगा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर हम बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो है आई, तो इतना बात तो क्लियर है कि 90 माइनस आई होगा, मतलब ये एंगल कितना हो गया आई। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि अगर इंसिडेंट वेव लेते हैं हम लोग, वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा आई, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट बाउंड्री के साथ सेम एंगल बनाएगा आई। क्या बोला यहाँ पे कि अगर इंसिडेंट वेव जो है नॉर्मल टू द बाउंड्री के साथ एंगल बना रहा है हमारा आई, तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट जो हमारा बाउंड्री के साथ सेम एंगल कितना बनाएगा आई। यहां तक समझ में आया नहीं आया? अरे बुद्धिमान साहब, इतना भी आता नहीं, समझ में आता है। अब यहाँ पे मान लिया टी इक्वल्स टू टी पे सारे वेव पहुंचे थे, सबसे पहले ये स्ट्राइक करेगा। तो अगर हम ट्रांसमिटेड वाले पार्ट का बात करेंगे तो अब ये एंटर करेगा इस मीडियम में। ये अभी भी जो है पहले मीडियम में मूव कर रहा है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि इसको यहां से यहां जाने में टाइम लगा मान लो डेल्टा टी वन का। तो ये पोजीशन पे अगर कभी भी हम बात करेंगे तो ये हो गया टाइम इंस्टेंट टी इक्वल्स टू डेल्टा टी वन पे। अच्छा, टी प्लस डेल्टा टी वन, तो ये पोजीशन हो गया टी प्लस डेल्टा टी वन का। ठीक है, इस पॉइंट पर जो आएगा जिस समय ये स्ट्राइक करेगा उस समय अभी भी इसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा होगा। इस पॉइंट पे ले लेते हैं टी इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे तो टी प्लस डेल्टा टी वन या डेल्टा टी टू ले लेता हूं। तो इसका मतलब है कि जो जिस समय पे ये स्ट्राइक किया था, अगर हम यहां से लेंगे तो उस समय तक तो ये दोनों का सेम रहेगा फेज, लेकिन इसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो यहां तक जो है ये जिस समय स्ट्राइक किया यहाँ पर, उस समय ये यहाँ पर था और फिर उसको एक्स्ट्रा टाइम लगा यहाँ तक, और यहां से यहाँ जाने में टाइम कितना लग गया, तो डेल्टा टी टू माइनस डेल्टा टी वन का। अब यहां से अगला पार्ट ये होगा कि जो हम लोग ये डिसाइड करेंगे
कि हाइगेंस प्रिंसिपल को यूज करके जो हमको बनाना है वेव फ्रंट, वो किस टाइम पर बनाना है। तो हम लोग या तो t प्लस डेल्टा T2 पे ले लें या फिर t प्लस डेल्टा T1 पे। तो बेटर है तीन वेव ले रहा हूं, तो एक पहला वाला जिसमें स्ट्राइक किया और लास्ट वाला जिसमें स्ट्राइक कर रहा है, उस समय दो टाइम इंस्टेंट को ले सकते हैं। तो हम लोग इस टाइम से डेल्टा T2 के बाद शेप ऑफ द वेव फ्रंट हम निकालेंगे, लेकिन किस मीडियम के अंदर, तो इस मीडियम के अंदर, क्योंकि इसके बाद से इसके अंदर ट्रैवल करना शुरू किया। तो हम लोग चूंकि ट्रांसमिटेड का बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे किस टाइम पर, तो एट टाइम इंस्टेंट, यहाँ पे लिख लेंगे एट टाइम इंस्टेंट। किस समय पे बात करेंगे, t इक्वल्स टू t प्लस डेल्टा T2 टाइम इंस्टेंट पर बात करने जा रहे हैं। तो ये भी लिखना मत, ये चीज सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूं कि याद रहे कि इस पर कर रहे हैं। अब यहां से समझेंगे, ये मेरा टाइम इंस्टेंट पर है, यहां से यहां जाने में उसको टाइम लगा डेल्टा T2 का। एक बात क्लियर है कि इसमें अगर देखेंगे तो t से डेल्टा T2 तक के टाइम में इतना लेंथ कवर कर रहा है। ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, इसमें स्पीड इसका v1 है। तो यहां से यहां तक का अगर हम डिस्टेंस का बात करें, मान लो कि इसको a लिखा, यहां से यहां तक में कुछ ले लेंगे, DEF ले लेता हूं इसको। तो C से लेकर के F तक का डिस्टेंस अगर हम लोग निकालने जाएंगे, तो C से लेकर के F तक का डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट v1 इंटू डेल्टा T2 लेंथ कवर किया। लेकिन अब हम डेल्टा T2 टाइम में इसका बात करेंगे, तो ये तो इस मीडियम में एंटर कर चुका है, इसका स्पीड हमारा घट जाएगा। इसका स्पीड अगर हमारा घट गया तो इसका लेंथ जो होगा डेल्टा T2 टाइम में वो कम होगा, और उस हिसाब से अगर हम बनाते हैं तो इतना बड़ा रेडियस का ना बन करके इससे कम रेडियस का होगा। इससे कम रेडियस का हम ले लेते हैं और इस पर एक स्फीयर, क्योंकि इसको नया पॉइंट सोर्स की तरह ले सकते हैं। बताया था कि इन द पाथ ऑफ लाइट रे कोई भी पॉइंट कैन बी टेकन एज न्यू एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सोर्स एंड दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। और इससे अगर हम देखेंगे कि ट्रांसमिटेड रे, मैं रिफ्लेक्टेड का पार्ट नहीं बना रहा हूं, सिर्फ ट्रांसमिटेड वाले पार्ट पे बात कर रहे हैं, तो उसमें रेडियस जो आएगा स्फीयर का बनाने के लिए जाएंगे तो हो जाएगा v2 इंटू डेल्टा T2 का। तो उतने लेंथ का पहले हम लोगों ने बना लिया एक स्फीयर, टेकिंग दिस हियर, इसका हम लोग स्फीयर इस तरह से बना सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। अगर हम इस पर जाते हैं, जिस समय ये यहाँ पहुंचा, किस टाइम पर बनाने जा रहे हैं, डेल्टा T2 पे, मतलब इसका रेडियस जो लेंगे यहाँ पे स्फीयर बनाते समय वो होना चाहिए डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 के टाइम ड्यूरेशन तक ये इसके अंदर मूव करेगा। डेल्टा T1 तक तो यहाँ मूव किया, डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 तक इसके अंदर मूव किया, मतलब इसका रेडियस अगर बनाने जाएंगे तो ये होगा हमारा इस तरह से। ये ले लिया हम लोगों ने यहाँ, इसके लिए बात करेंगे। ये तो अभी यहीं पहुंचा है, यहीं पहुंचा है तो उसी पॉइंट पर है। तो अब हम लोगों ने बना लिया स्फेरिकल वेव फ्रंट। यहाँ पे जो सेकेंडरी पॉइंट सोर्सेस का बात करते हैं, तो जिस समय ये हिट किया उस समय उस जगह को ले लेते हैं नया पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इसके हिसाब से बनाया। अब बताया ये था कि जो जितने भी स्फेयर होंगे, मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, उन सब पे कॉमन टेंजेंट लेंगे। ये तो पॉइंट है, इसके कॉमन टेंजेंट से लेकर के चलेंगे तो यहां आ गया, मतलब ये इस तरह से हम लोग लेकर के चलेंगे, दिस विल बी कॉमन टेंजेंट, और ये बन गया हमारा ट्रांसमिटेड वेव फ्रंट बोल सकते हैं इसको, या फिर हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव फ्रंट एट किस टाइम पर, तो हम बात कर रहे हैं t इक्वल्स टू t प्लस डेल्टा T2 पर जो वेव फ्रंट का शेप आया हमारा, ये हो गया। अब हमको अगला बात पता ये है कि जब वेव फ्रंट के किसी भी वेव फ्रंट पे बात करेंगे तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होता है वो हमेशा नॉर्मल होगा। तो इसको सेंटर लेकर के किया था, इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव जो दिखाएंगे इसके क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। मतलब t इक्वल्स टू t प्लस डेल्टा T2 तक ये एनर्जी यहां तक पहुंचा। इसका बात करेंगे तो इसके ऊपर ये होना चाहिए परपेंडिकुलर, ये टच करता हुआ जा रहा है। ये था हमारा वेव फ्रंट यहाँ पे,
और इस वेव फ्रंट के पॉइंट के पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसके नॉर्मल होना चाहिए डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये यहीं से स्टार्ट हुआ, तो ये बन गया मेरा शेप ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव फ्रंट एट टाइम इंस्टेंट t इक्वल्स टू t प्लस डेल्टा t2 पे। यहां तक क्लियर सबको? अरे अभी तक का एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। तो एक चीज है कि इन द पाथ ऑफ लाइट रे किसी भी पॉइंट को नया एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, चूंकि हमारा इस मीडियम में बनाना था हमको, क्योंकि ट्रांसमिटेड का बात कर रहे थे, इसलिए इन सबको नया पॉइंट सोर्स लेकर के इसका हम किस टाइम पे बनाने जा रहे हैं, डेल्टा टी पे। तो इसके अंदर कितने टाइम तक ट्रेवल किया, डेल्टा t2 माइनस डेल्टा t1, मतलब रेडियस होगा डेल्टा t2 माइनस डेल्टा t1 का। ठीक है, सी इसको हम लोग ले लेते हैं पॉइंट ई। ठीक है, इसको लिख देते हैं, एफ ले चुके हैं हम लोग, ए, अच्छा डी लिख देते हैं, क्या लिखा अच्छा यहां से यहां तक लिखता हूं ए, इसको डी लिख देता हूं, इसको ई लिख देते हैं, इसको एफ। तो यहां तक अभी सिचुएशन आया। अगर हम बात करते हैं एडी का, तो एडी लेंथ कितना हो जाएगा, इसका रेडियस होगा v2 इंटू डेल्टा t2 का। अगर हम इस वाले पार्ट पे जाएंगे, यहां से यहां तक इस रेडियस को लेकर के चलें, तो ए बी सी डी ई एफ तक, चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं अभी के लिए, जी दे देता हूं कुछ। तो जी से ई तक अगर निकालने जाएंगे तो जी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v2 और ये हो जाएगा डेल्टा t2 माइनस डेल्टा t1। तो इतने सब रेडियस का हमारा बन गया। ठीक है, अब यहां से हमारा अगला चीज ये होता है कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो हमको अपने आप पता चल गया, पहला बात क्या पता चला कि वेव फ्रंट पे नॉर्मल होगा तो हम नॉर्मल बना लेंगे। अब ये बेंड कर रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको आर लिखेंगे। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, तो ये 90 माइनस आर हो गया। अगर हम इस वाले ट्राइंगल में जाते हैं, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया, आर। तो इसका मतलब सीधा सा हो गया कि अगर रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो एंगल बना रहा है विद द नॉर्मल आर, तो जो मेरा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो बाउंड्री के साथ सेम एंगल बनाएगा आर। अब चूंकि हमने स्टार्ट टाइम लिया था t इक्वल्स टू टी पे, मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे, और t प्लस डेल्टा t2 पे हम जो है बना रहे थे, मतलब जिस समय ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है उस समय पर वेव फ्रंट बना रहे हैं हम लोग। तो हम लोग दो ट्राइंगल का बात कर लेंगे, एक ACF का और दूसरा ADF का। तो ट्राइंगल अगर हम जाते हैं ACF से, तो ACF ट्राइंगल से अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं साइन आई इक्वल्स टू, तो ये हमारा 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है, ये 90 है, इसका मतलब अगर हम लिखेंगे साइन आई, तो साइन आई विल बी इक्वल्स टू CF डिवाइडेड बाय AF। तो साइन आई इक्वल्स टू CF डिवाइडेड बाय AF। CF का वैल्यू किसके बराबर लिखेंगे, तो हो जाएगा V1 इंटू डेल्टा t2 डिवाइडेड बाय AF, तो हमारा दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया यहाँ पे। अब जाते हैं ट्राइंगल ADF से, तो ट्राइंगल अगर हम जाएंगे ADF से, तो उस केस में हम लोग बात करेंगे कि साइन R, तो इस ट्राइंगल में अगर लिखेंगे हम लोग, तो साइन R का वैल्यू कितना ले लेंगे, तो साइन R इक्वल्स टू नथिंग बट ये हो जाएगा AD डिवाइडेड बाय AF, तो हो गया AD डिवाइडेड बाय AF। AD का वैल्यू हम लोगों ने कितना लिया हुआ है, V2 डेल्टा T2, ये हो गया V2 डेल्टा T2 डिवाइडेड बाय ये हो गया AF। अब साइन आई बाय साइन आर करेंगे, तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू नथिंग बट V1 बाय V2, और हमको पता है कि जो V1 को हम क्या लिख सकते हैं, C बाय N1, या फिर V2 को लिख सकते हैं C बाय N2। अगर हम C बाय N1 C बाय N2 रख देंगे तो इसी चीज को हम क्या लिख लेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू नथिंग बट N2 बाय N1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर इसके बाद हम लोग कर दें तो हो जाएगा हमारा लास्ट पार्ट, यहां पे लिख देता हूं, ये हो जाएगा N1 साइन आई इक्वल्स टू N2 साइन आर। सो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि स्नेल्स लॉ इज वेरीफाइड, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन
is verified। तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग बना रहे हैं वेव फ्रंट एट t इक्वल्स टू t2। ये लिखी दिया है t इक्वल्स टू t प्लस डेल्टा टी। अरे सबके माथा में गया नहीं गया बात पूरा? चला गया है, ठीक है। S18 वाले भेजा में गया बात? S18 का कोई बच्चा सामने नहीं आ रहा है, चला गया, ठीक है। अरे यहाँ पे जो टाइम लिखा है वो है t इक्वल्स टू t प्लस डेल्टा t1, ये, और ये है t प्लस डेल्टा t2। और कोई लेटर है जो नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, लिख आराम से, जल्दी लिखना लेकिन। अरे माथा तोड़ करके बागल में रख दूंगा, बदतमीज। रेडियस का मतलब क्या होता है? टी पर हम लोगों ने शुरू किया था, हम बना रहे हैं किस समय पे? डेल्टा t2 पे। तो यहां से अगर के रेडियस, इसका रेडियस कितने का आएगा? तो v2 इंटू डेल्टा t2। ये कितने टाइम तक इस मीडियम में ट्रेवल किया है? डेल्टा t2 माइनस डेल्टा t1। तो जब ये कम टाइम के लिए ट्रेवल करेंगे तो कम ही रेडियस बनाएंगे कि उतने बड़ा बना देंगे? मूर्ख। जब ये यहाँ पे स्ट्राइक किया उस समय तो इसी मीडियम में चल रहा है, ये इस मीडियम पे जब यहाँ पे एंटर करना शुरू करेगा वो किस समय का है? तो ये एक्स्ट्रा टाइम चला है इसके अंदर, मतलब डेल्टा t1 लिखा हुआ है यहाँ पे। ये इस मीडियम में कितना देर तक चला? डेल्टा t2 माइनस डेल्टा t1, सब लिख करके तो दिया है यहाँ पे। बुद्धि से पता नहीं कौन सा जाकर के दुश्मनी लेके बैठ जाते हो। इतना आराम आराम से समझाया कि भैया जिस समय सबसे पहले ये स्ट्राइक करेगा, जिस समय स्ट्राइक कर रहा है ये अभी भी इसी मीडियम में चल रहा है, अभी एंटर करना शुरू करेगा बाद में, या बाद में। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं ये, फिर डिसाइड किया कि किस टाइम पर हम वेव फ्रंट बनाना चाहते हैं, तो t प्लस डेल्टा t2 पे बनाना चाहते हैं। हमको किस समय वेव फ्रंट पता है, तो t इक्वल टू t पे पता है वेव फ्रंट। अब कोई भी पाथ में जो है हम लोग एक सेकेंडरी पॉइंट सोर्स ले लेते हैं, तो जिस समय जो जो स्ट्राइक किया उसके हिसाब से ले लिया। इसको लिया यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिया, इसको यहाँ पे लिया। अब यहाँ से बनाना शुरू करेगा, कितने समय तक चला इसके अंदर? तो डेल्टा t2, क्योंकि यहाँ पे पहुंचा था t पर, डेल्टा t2 टाइम पर बनाने जा रहे हैं हम लोग, t प्लस डेल्टा t2, मतलब डेल्टा t2 टाइम चला। इसका रेडियस कितना होगा? तो v2 इंटू डेल्टा t2। इसका रेडियस कितना होगा? तो v2 इंटू डेल्टा t2 माइनस डेल्टा t1। इसका रेडियस कितना होगा? तो v2 इंटू डेल्टा t2 माइनस डेल्टा t2, मतलब 0 हुआ। इसका रेडियस 0 हुआ, मतलब उसी जगह पे रहा। टाइम पास। इतना आराम आराम से समझा दो, उसके बावजूद बकवास से सब क्वेश्चन पूछ के बैठ गया। जल्दी लिख। पिछले दिन का रिवीजन है नहीं किया होगा। अच्छा किया है, चलो तब ठीक। अभी भी समझ में आया नहीं आया कि रेडियस वहां पे बड़ा क्यों हुआ, दूसरे में छोटा क्यों हुआ? आया, चलो ठीक।
अब उसी तरह से दूसरा टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। तो इसी में चेंज कर दूंगा, इसलिए जो है जल्दी से कंप्लीट कर लो। जो लोग नहीं लिखे हो जल्दी से हाथ उठाओ, उसके जब फिर जाके धीरे धीरे जो हटाते जाना है, और थोड़ा जल्दी लिखोगे क्योंकि 9वां क्लास हो गया, अभी तक जाकर के इंटरफेरेंस शुरू नहीं हुआ है, तो 16 क्लास में तो खत्म होना मुश्किल हो जाएगा फिर। इस टॉपिक में कोई ऐसा नहीं है कि जरा सा पढ़ा दिया और एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इस टॉपिक में जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा थ्योरी तभी हम पहला न्यूमेरिकल उठा सकते हैं। अरे 11 लोग जो हाथ उठाए जल्दी नीचे कर, स्क्रीनशॉट लो। बोलो तानिया। हद है, इतना सा डायग्राम बनाने और लिखने में जो है 5 मिनट से ऊपर हो चुका है, 7 मिनट 8 मिनट, 3 बचा हुआ है अभी भी, 2 हो गया। अब रब कर रहा हूं मैं। अब लिखेंगे टॉपिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वेरीफाइड करेंगे, तो इसको बी पार्ट डाल देंगे उस चीज का और लिख लेंगे यहां पे रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन फेनोमेना का अगर हम लोग बात करेंगे तो सीधा सीधा यहां तक का तो सिचुएशन सेम ही रहेगा जब तक कि स्ट्राइक करता है। सिर्फ ये है कि इस बार हमको सेम मीडियम में बात करना है, तुम सेम मीडियम में वेव फ्रंट बनाएंगे। ठीक है, फिर वही है कि हम लोग इस समय पे पहला पहुंचा, यहां तक का तो सिचुएशन हमारा सेम है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि इधर का मीडियम ले लेते हैं कोई भी, इस मीडियम में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन v मान लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये स्ट्राइक करेगा और ये रिटर्न हो जाएगा, जबकि ये रिटर्न अभी नहीं होगा। यहाँ पे स्ट्राइक करेगा t प्लस डेल्टा t1 पे, ये स्ट्राइक करेगा t प्लस डेल्टा t2 पे। हम जा रहे हैं बनाने के लिए t प्लस डेल्टा t2 पे। अब सीधा सा बात, ये रे जिस समय ये चल ही रहा होगा यहां से यहां तक, जब तक वो स्ट्राइक करेगा उस समय पे ये यहां से रिटर्न होकर के पहुंचेगा। तो ये कितना लेंथ कवर कर रहा है, v इंटू डेल्टा t2। तो यहाँ पे भी t पे ये रिफ्लेक्ट हो चुका है, इसी मीडियम के अंदर है, तो v विल रिमेन सेम। मतलब जितना लेंथ ये होगा उतने लेंथ इधर भी बात करेंगे। तो इसका रेडियस बनाने जाएंगे तो सेम लेंथ पर हम लोग लेकर के चलेंगे और उसके हिसाब से सबसे पहला रिफ्लेक्टेड रे का जो बात करेंगे इधर की तरफ जाएगा, और इसका जितना बड़ा रेडियस मतलब लेंथ होगा उतने बड़ा लेंथ का रेडियस इसके लिए, तो इसको पॉइंट बना करके इसका बनाएंगे। तो ये मेरा हो जाएगा एक तरह से वेव फ्रंट का अगर शेप लोगे तो इस तरह का कोई स्फीयर बन गया इसके लिए। ये पहुंचेगा हमारा इस जगह से अगर बात करेंगे तो यहां तक पहुंचा। ठीक है, खैर वो तो परपेंडिकुलर जिस समय बनाएंगे उसके बाद बनाना तो बेटर रहेगा। पहले हमने इतने रेडियस का बना लिया कि इस तरह का रेडियस का इसमें, इसके लिए जाएंगे। इसके लिए हमको पता है कि इस बार जो रेडियस होगा v, स्पीड तो v रहेगा, लेकिन ये कितने टाइम तक में जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो कितने टाइम तक चला, डेल्टा t2 माइनस डेल्टा t1।
तो इसका रेडियस जो है हम लोग लेंगे जो यहां से यहां तक का होगा उतने के हिसाब से। तो फिर हम यहाँ पे इसके लिए बनाएंगे, ये हो गया हमारा, इस तरह से बना लेंगे इसका। अब बात हुआ कि जिस समय पे हम बनाने जा रहे हैं ये तो यहीं पहुंचा, ये स्ट्राइक ही किया, इसका रिफ्लेक्शन का कोई टाइम ड्यूरेशन है नहीं क्योंकि रिफ्लेक्ट अभी होना शुरू ही होगा। तो इसका मतलब ये तो पॉइंट ही रह गया। अब जितना भी वेव फ्रंट है उस पर हम क्या बनाते हैं, कॉमन टेंजेंट। तो टेंजेंट बनाओगे, थोड़ा सा इसको दूर दिखाना पड़ेगा, ये लेके चलेंगे, कॉमन टेंजेंट बना लिया। कॉमन टेंजेंट लेंगे तो ये ऐसे बना, ये पॉइंट है हमारा F, यहां पे बना देते हैं ये वेव फ्रंट एक, ये हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट इस वाले के लिए। इसके लिए बात करेंगे तो ये वेव फ्रंट है हमारा ऐसे वाला जो इसको टच करता हुआ गया। अब बात हुआ कि जो जितना भी वेव होगा वेव फ्रंट के पॉइंट पर हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। किस टाइम पर, एट t इक्वल्स टू टी प्लस डेल्टा T2 पे बना रहे हैं हम लोग। तो अब ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर के पहुंचा यहां तक, जो इसके परपेंडिकुलर में होगा, ये बात तो क्लियर है। उसी तरह से ये वाला पार्ट बात करेंगे तो ये यहां पहुंचेगा और ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये भी क्लियर है कि जो भी हम बात करेंगे इस वेव फ्रंट का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्फीयर बना करके इसके परपेंडिकुलर बना लिया। अब बात हुआ कि ये किस समय पे बात कर रहे हैं, डेल्टा T2 पे बताया था। एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने का टाइम सबके लिए सेम होता है। तो ये वाला यहां से यहां पहुंचा, मतलब ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे R1, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे R2, ये यहीं पर है। अभी इस टाइम पर बात कर रहे हैं तो सारा वेव इस जगह पे पहुंचेगा, किस टाइम पर, t प्लस डेल्टा T2 पे। तो यहां से एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने का टाइम कितना लगा, डेल्टा T2। इसका भी यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा, डेल्टा T2। इसका भी यहां से यहां जाने में कितना लगा, डेल्टा T2। अब इस लेंथ को लेकर के चलेंगे तो यहाँ C लिखा, ये G लिखा था ना, ये F था, तो इसको लिखा था हमने A B C, इसको लिख लेते हैं हम लोग D, इसको लिख लेते हैं E। अब सिर्फ ये हो गया कि जब हम जाएंगे लिखने के लिए, तो पहला बात है कि C से लेके F तक का डिस्टेंस बात करेंगे तो CF इक्वल्स टू हो जाएगा इस बार AD के, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट B इंटू डेल्टा T2। ये हो गया। अगर हम जाते हैं इसका रेडियस का बात करेंगे GE का, ये कितने टाइम तक गया, डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1, मतलब V इंटू डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1। ठीक है, अब हमको दो ट्रायंगल का बात करेंगे। एक ट्रायंगल हमारा ये वाला लेंगे, ये ट्रायंगल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा जो है, रुको इस बी पॉइंट को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये हमारा है नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्टेड रे है R1, ये है इंसिडेंट रे। तो यहां से यहां तक का अगर हम पूरा एंगल बात करेंगे तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। और अगर ये एंगल R हो गया तो ये हो गया 90 माइनस R, और ये 90 माइनस R, तो इसके हिसाब से जाएंगे तो यहां से यहां तक का एंगल जो कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा R। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम R लेते हैं तो एक चीज हो गया कि अगर रिफ्लेक्टेड रे जितना भी है वो अगर नॉर्मल के साथ एंगल R बना रहा है तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बाउंड्री के साथ सेम एंगल बनाएगा R। अब हम पहले ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल पहले तो इंसिडेंट रे वाले से रिलेटेड लेंगे, तो एक ट्रायंगल ये लास्ट वाला है और ये फर्स्ट ले रहे हैं, तो ये ट्रायंगल एक चूज करेंगे, दूसरा रिफ्लेक्टेड का पहला रिफ्लेक्टेड है और ये आखिरी का लेंगे, तो ये दूसरा ट्रायंगल लेंगे। तो ट्रायंगल अगर ACF से जाते हैं, ट्रायंगल ACF, तो इसमें लिखेंगे हम लोग साइन I इक्वल्स टू नथिंग बट, ये हो जाएगा CF डिवाइडेड बाय AF, CF डिवाइडेड बाय AF। CF का वैल्यू कितना है, तो V इंटू डेल्टा T2 डिवाइडेड बाय AF हमारा हो गया इधर
फिर जाते हैं ट्राइंगल ए डी एफ में। तो ट्राइंगल अगर हम जाते हैं ए डी एफ से तो हम लोग लिखेंगे साइन आर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा साइन आर। अगर हम इस ट्राइंगल को लेके चल रहे हैं, ये आर है, ये परपेंडिकुलर के हिसाब से तो हो जाएगा एडी डिवाइडेड बाय ए एफ। तो ये हो गया एडी डिवाइडेड बाय ए एफ। एडी का भी वैल्यू कितना है, v इंटू डेल्टा टी टू डिवाइडेड बाय ए एफ। अब अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो इससे हमको मिला साइन आई इक्वल्स टू साइन आर। तो यूजिंग दीज टू व्हाट वी कैन फाइंड आउट इज साइन आई इक्वल्स टू साइन आर, और इससे हमको मिल गया कि आई इक्वल्स टू आर, और हम बोलेंगे कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वेरीफाइड, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वेरीफाइड। अरे माथा में गया नहीं गया, नहीं गया माथा में, जय हो। क्यों नहीं गया माथा में अंचित, कौन माथा में गया नहीं गया, गया। ठीक है, हम्म, रब कर दूं, अरे जल्दी लिख।
रे 5 आदमी जो उठाए हो हद है। करना तो पड़ेगा। अरे जो 4 लोग जल्दी नीचे कर हाथ जल्दी से। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देना। एडवांस में एक क्वेश्चन दिया हुआ था 2007 का में पैसेज क्वेश्चन, 3 पार्ट था क्वेश्चन का, उसमें यहाँ पे बना रहा हूं, उसको बताना मेरे को आंसर। ये दे रखा है वेव फ्रंट, शेप ऑफ द वेव फ्रंट दे रखा है इसके अंदर। ये हो गया मेरा शेप ऑफ वेव फ्रंट। अगर ले चल रहा है नहीं तो शेप क्या बनाएगा। ये हो गया शेप ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट्स, तो ये कहलाया इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये है मीडियम 1, ठीक है, इसमें N1 हो गया, V1 हो गया। और इसके अंदर दे रखा है हम लोगों को मीडियम 2, इसमें N2 V2, और इसमें दे रखा है हमको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये सब हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और ये सब है हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। और ये हो गया ट्रांसमिटेड वेव फ्रंट या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बोल सकते हैं, ट्रांसमिटेड वेव फ्रंट। तीन क्वेश्चन इसमें पॉइंट ले लो, ये ले लेते हैं ए, ये ले लेते हैं बी, यहां लिखा सी, और यहां लिखा हुआ है डी। इसमें मैं 4 स्टेटमेंट लिख रहा हूं। पहला स्टेटमेंट ऑप्शन है V1 ग्रेटर देन V2, दूसरा है V1 इज लेस देन V2, तीसरा है हमारा कि फाई A माइनस फाई D इक्वल्स टू फाई B माइनस फाई C, और D है हमारा N1 इज लेस देन N2। अब मेरे को बताना है इस 4 ऑप्शन में कौन कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। फास्ट मल्टीपल आंसर है ये। एक तो बी हुआ, ठीक है, दूसरा सी हुआ, ठीक है, डी, ठीक है, छोड़ दो, बी और सी आंसर होगा। सबसे पहला बात की जो हम लोग जो निकालने जाएंगे, तरीका क्या है बताया था, जितना भी वेव फ्रंट होता है उस पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले एक लाइट रे हम इंसिडेंट शुरू करेंगे जो तीनों वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाएंगे जो सबके ऊपर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर।
ये बताया था डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। फिर यहां पर आएंगे इस जगह से, रिफ्रैक्टेड वेव पर जितना भी ट्रांसमिटेड वेव होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर बनाने के लिए रे को हम ऐसे बनाएंगे। तो ये हो गया मेरा ट्रांसमिटेड वेव फ्रंट, ये सबके ऊपर होगा 90। अब हम बनाएंगे नॉर्मल यहाँ पे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ से साफ दिख रहा है कि जो लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसका मतलब पहला चीज हो गया कि ये हो गया ऑप्टिकली रेरर मीडियम, ये हो गया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और ऑप्टिकली रेरर अगर ये हो रहा है, ऑप्टिकली डेंसर ये हो रहा है, इसका मतलब स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन इसमें ज्यादा होगा। तो पहला चीज हो गया कि V2 शुड बी ग्रेटर देन V1। अब V2 अगर बड़ा है तो N2 शुड बी लेस देन N1, तो ये किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अब आते हैं इस पर जितना पॉइंट लाई करेगा सबका फेज सेम, इस पर जितना पॉइंट लाई कर रहा है सबका फेज सेम। ये अहेड होगा फेज में और ये वाला जो होगा वो लैग करेगा। मतलब फाई ए माइनस फाई सी बोले या फिर फाई ए माइनस फाई डी बोले, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू फाई बी माइनस फाई सी बोल सकते हैं या फाई बी माइनस फाई डी बोल सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। तो करेक्ट आंसर आया हमारा बी एंड सी। वैसे ये वाला आपको क्वेश्चन मैंने 2007 वाला 2007 का था, एडवांस का पैसेज क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया हुआ है इस बार का, जो दिया होगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम या असाइनमेंट करके दिया जाता है। अगर मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो फिर मिलेगा। अरे माथा में गया नहीं गया? पहले कर लिया था, ठीक है। तो ये हो गया तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का। कभी भी वेवफ्रंट दिया हो तो एक रे स्टार्ट करेंगे जो हर वेवफ्रंट पे क्या होना चाहिए, नॉर्मल होते हुए बनाएंगे। इंसिडेंट हो गया, फिर उसी तरह से ट्रांसमिटेड का बात करेंगे तो ट्रांसमिटेड वेवफ्रंट पे हमारा जो ट्रांसमिटेड है नॉर्मल होना चाहिए। लाइन बना लिया, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन हो रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। इसका अगर स्नैपशॉट लेना है स्नैपशॉट लिखो, नहीं तो फिर मस्त रहो। इलस्ट्रेशन अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 में शायद एक एग्जाम्पलर है, उस एग्जाम्पलर को करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जाम्पलर पार्ट। अरे बना डायग्राम वगैरह, मैंने बना, जल्दी कर। हो गया सबका? दक्ष हो गया, चलो ठीक है। तो आपका हाथ कंटिन्यूअसली उसको जो है रखे हुए ऑन करके कोई मतलब है? नीचे कर, कंफ्यूज करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जाम्पलर सब साथ में लिखना, कोई भी लेट क्या पकड़ के तोड़ूंगा वहीं पे मैं। इसमें सीधा ये दे दिया बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया, ये हो गया इंसिडेंट रेस। तो दो इंसिडेंट रे यहाँ पे दिखा रखा है। ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है 53 डिग्री। तो यहां से यहां तक का एंगल दे रखा है हमको 53 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा, इसको नाम दिया हुआ है M, इसको नाम दिया हुआ है N। ठीक है, ये सब हमारा ट्रांसमिटेड रे होगा, तो ये हो जाएगा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ट्रांसमिटेड रे जो इधर हमारा दे रखा है एयर मीडियम, मतलब n का वैल्यू 1, और यहां दे रखा है वाटर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेंगे 4/3। अब जो भी ट्रांसमिटेड रहे वो बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे भी बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल अगर लेंगे, इसके हिसाब से बना लिया। अब यहां से अगर परपेंडिकुलर जिस समय ये हिट करेगा उसके हिसाब से लोगे, इस पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, क्योंकि जितना भी वेव फ्रंट होता है इस पॉइंट से इस वाले पर परपेंडिकुलर डाला
क्योंकि कॉमन टेंजेंट बनाते हैं तो इसके परपेंडिकुलर कॉमन जो भी टेंजेंट बनता है उस टेंजेंट के ये रे हमेशा परपेंडिकुलर आती है। ये हो गया ट्रांसमिटेड रे। अब इस जगह से जो परपेंडिकुलर डाला है इसका नाम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर Q, और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है वो हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये हो गया मेरा ट्रांसमिटेड वेव फ्रंट। तो ये तो क्लियर है कि ये हो गया हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। और एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जाने में टाइम सेम ही लगेगा, तो मैं उस टाइम तक का ले रहा हूं। तो ये हो गया हमारा ट्रांसमिटेड वेव फ्रंट। अब यहां से एक चीज याद कर रखने के लिए, जब भी क्वेश्चन में विड्थ ऑफ द इंसिडेंट बीम वर्ड लिखा है, इसका मतलब है कि इन दोनों जिस समय पे पहला इंसिडेंट स्ट्राइक करेगा और जो लास्ट इंसिडेंट स्ट्राइक करेगा, तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे और ये पार्ट कहलाएगा विड्थ ऑफ द इंसिडेंट वेव फ्रंट, मतलब एपी कहलाएगा विड्थ ऑफ द इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि इस डायग्राम में एमपी जो कहलाता है वो कहलाता है विड्थ ऑफ इंसिडेंट, इसलिए विड्थ वर्ड रहेगा तो इस बात पे ध्यान रखना, इंसिडेंट वेव फ्रंट या इंसिडेंट वेव, ना वेव फ्रंट क्या, विड्थ ऑफ द इंसिडेंट वेव बोलेंगे, इंसिडेंट बीम बोल लो बेटर है। तो दो एक्सट्रीम रेस के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, अब यहां पे जब विड्थ ऑफ द ट्रांसमिटेड बीम बोलेगा तो हम पहले जो लास्ट वाला जहां स्ट्राइक करेगा उस टाइम पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे इस वाले के फर्स्ट पर, तो ये डिस्टेंस कहलाता है मेरा विड्थ ऑफ ट्रांसमिटेड या फिर रिफ्रैक्टेड बीम। तो क्यू एन को हम लोग लिखेंगे विड्थ ऑफ, ये कहलाएगा विड्थ ऑफ इंसिडेंट बीम और ये कहलाएगा विड्थ ऑफ ट्रांसमिटेड बीम। तो विड्थ ऑफ ट्रांसमिटेड बीम कहलाता है। तो ये क्वेश्चन में एमपी का वैल्यू गिवन है, वो है 6 सेंटीमीटर, और पूछा है क्यू एन का वैल्यू, मतलब विड्थ ऑफ द इंसिडेंट बीम इज गिवन टू अस और विड्थ ऑफ ट्रांसमिटेड बीम हमको निकालना है। और इसका मतलब यही होगा, यहां से पहले डालो परपेंडिकुलर इसके ऊपर, ये एक्सट्रीम जो दो रे है उसके बीच का डिस्टेंस हो गया हमारा इंसिडेंट। इसमें जिस समय ये लास्ट वाला स्ट्राइक किया और जो पहला वाला एंटर कर चुका है इतने टाइम, क्योंकि ये जब तक यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तब तक ये ट्रैवल कर चुका है, अब यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कहलाएगा मेरा विड्थ ऑफ ट्रांसमिटेड बी। अब एक चीज हो गया कि ये एंगल 53 है, तो ये 90 माइनस 53, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 53 डिग्री। अब यहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर हम आर मानते हैं तो ये हो जाएगा मेरा आर। क्वेश्चन में सीधा सा बात है, इस वाले ट्राइंगल से हम एम एन का वैल्यू निकालेंगे और फिर इस वाले ट्राइंगल से हम क्यू एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले क्या निकालने की जरूरत पड़ेगा, आर निकालने की जरूरत पड़ेगा। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ एट एम, तो पहला स्टेप हो गया यूजिंग स्नेल्स लॉ एट एम, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू साइन 53 डिग्री इक्वल्स टू 4/3 इंटू साइन आर। तो ये हो गया 1 इंटू 4/5 इक्वल्स टू 4/3 इंटू साइन आर। इससे हमारा आ गया साइन आर इक्वल्स टू 3/5। दिस इंप्लाइज दैट आर इक्वल्स टू 37 डिग्री। तो आर का वैल्यू 37 डिग्री निकल गया। अब ट्राइंगल एमपीएन से जाएंगे, ये 90 डिग्री हो गया, ये 53 है, तो अगर हमको निकालना है तो एम एन कॉस 53 डिग्री इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल अगर हम जाएंगे एम पी एन से, तो हम लोग सीधा यहां से लिख सकते हैं कि जो एम एन कॉस 53 डिग्री इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर,
सो एम एन cos 53 का वैल्यू हो जाएगा 3/5 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो एम एन का वैल्यू आ गया हमारा नथिंग बट 10 सेंटीमीटर। एक बार एम एन का वैल्यू निकल गया, अब ट्राइंगल एम क्यू एन से जाएंगे। तो ट्राइंगल एम क्यू एन तो लिखेंगे, तो आर हमारा निकला हुआ है, तो क्यू एन इक्वल्स टू एम एन साइन कॉस आर। तो क्यू एन इक्वल्स टू एम एन, ये हो गया हमारा कॉस आर। तो क्यू एन इक्वल्स टू एम एन का वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर, यहां पे लिखेंगे cos 37 डिग्री, और cos 37 का वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर इंटू 4/5, सो दिस गिव्स अस 8 सेंटीमीटर। तो आंसर हो गया हमारा विड्थ ऑफ ट्रांसमिटेड बीम इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। डायग्राम बनाओगे, ये फर्स्ट पार्ट और ये होगा हमारा लास्ट पार्ट, यहां से यहां तक। फर्स्ट बेटा वीडियो तो ऑन करो सब अपने जल्दी। रब कर रहा हूं। अब यहाँ पे जनरल नॉलेज में 2 स्टेटमेंट लिखाऊंगा, वो 2 स्टेटमेंट को जो है याद करोगे अभी, और एनालिसिस करके मेरे को अगले क्लास में बताओगे कि ये क्यों लिखा है। तो एनालिसिस करने का काम आपका है, यहाँ पे लिख लो जनरल नॉलेज या फिर पॉइंट्स टू रिमेम्बर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, बट दिस इज कंपल्सरी टू रिमेम्बर जनरल नॉलेज। इसमें ए और बी पार्ट में हम लोग जाएंगे कि अगर क्वेश्चन में कभी दे रखा है, मान लो एक मिरर दे दिया या फिर लेंस दे दिया और बोला कि इंसिडेंट वेव फ्रंट गिवन है और आपको निकालना है ट्रांसमिटेड वेव फ्रंट का शेप, तो 2 बात का ध्यान रखना है। एक तो जितना भी हमारा रे होगा, अगर हम रिफ्लेक्टेड रे का वेव फ्रंट का बात करेंगे तो जो भी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा उसके ऊपर हर रिफ्लेक्टेड वेव नॉर्मल होना चाहिए, मतलब उसके शेप पर हम जिस पॉइंट पे बात करेंगे, जिस पॉइंट से पास कर रहा होगा वहां पहले टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट का नॉर्मल होना चाहिए, एक बात। दूसरा बात यह है कि उस पॉइंट पर सेम टाइम पर पहुंचेगा सब कुछ। तो इसके हिसाब से 2 पॉइंट टॉपिक हम लोग लिख लेंगे, वो होगा इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव फ्रंट
विथ पैरेक्सियल रेज। तो जो भी हम बात करेंगे पैरेक्सियल रे के करस्पॉन्डिंग। अब इसमें दो पार्ट में आएगा, पहले इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाने का। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट में बताया था कि जो इंसिडेंट वेव को किससे रिलेट, इंसिडेंट वेव का अगर हम बात करेंगे तो हम इंसिडेंट वेव रिलेट करते हैं ऑब्जेक्ट से, और हम पॉइंट ऑब्जेक्ट जितना भी डेफिनेशन बताया था ऑब्जेक्ट का, रियल वर्चुअल सब रिलेट किया था पॉइंट से। इसका मतलब है कि अगर हम रियल ऑब्जेक्ट का बात करें तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लेंगे, और पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है मतलब उसका वेव फ्रंट क्या होगा, स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल होगा तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम ले लेंगे क्या, सेंटर पे, और स्फीयर्स बना देंगे इंसिडेंट वेव के ऊपर, वो हो जाएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट जब भी बनाना है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के पोजीशन को सेंटर पे रख करके हम लोग स्फीयर्स बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स एट इंसिडेंट वेव्स, वो देगा इंसिडेंट वेव फ्रंट। उसी तरह रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव फ्रंट अगर बात करें तो बताया था रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड वेव जो होगा, जिस पॉइंट पर या तो जाकर के मीट करेगा या फिर जिस पॉइंट से अपीयर टू डाइवर्ज होगा उसको इमेज कहते हैं। तो इमेज के पोजीशन को हम सेंटर पे रखेंगे, और इमेज के पोजीशन को सेंटर पे रख करके रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव के ऊपर स्फीयर्स बनाएंगे, तो दैट विल गिव अस ट्रांसमिटेड वेव फ्रंट या फिर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का बात करेंगे। तो ए पॉइंट में सब लिखना, डिक्टेट करा रहा हूं मैं, लिख जल्दी। और उसमें लिखना टू ड्रॉ इंसिडेंट वेव फ्रंट, टू ड्रॉ इंसिडेंट वेव फ्रंट्स लिख लो। टेक पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, टेक पोजीशन ऑफ point object at the center, take position of point object at the center and draw spherical या draw spheres लिख लो, and draw spheres at incident waves, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेते हैं कि मान लो हम लोगों ने लिया एक कोई भी सरफेस ले लेते हैं, ये हमने रख दिया यहाँ पे, अगर इंसिडेंट वेव्स लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, इसका सीधा